आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि हम सीखते कैसे हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं और एक ऐसी बुनियादी बात को समझेंगे जो हर माता-पिता और शिक्षक के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम मनोविज्ञान की भारतीय जड़ों से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन थे, वृद्धि और विकास के बीच के बड़े अंतर को समझेंगे, जीवन के अलग अलग चरणों को देखेंगे और आखिर में एक छोटे से टेस्ट से अपनी समझ को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान को अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ने भारत में अपनी जड़ें कैसे जमाई। हर कहानी की शुरुआत होती है, तो इसकी भी एक शुरुआत है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये महज तारीखें नहीं हैं, ये एक कहानी है। 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुला। फिर धीरे धीरे 1928 में सोशल साइकोलॉजी पर पहली किताब आई। 1954 में पहली लैब बनी और ये सफ़र 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना तक पहुंचा। मतलब भारत में इस विषय को एक मजबूत पहचान बनाने में एक लंबा वक्त लगा। अब जब हमने ये देख लिया कि भारत में मनोविज्ञान की नींव कैसे पड़ी, तो चलिए अब उस खास शाखा की तरफ बढ़ते हैं जो हर क्लासरूम और हर छात्र के जीवन पर असर डालती है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। ये पावरफुल शब्द हैं महान दार्शनिक जॉन जैक्स रूसो के, जो उन्होंने 1762 में कहे थे। सोचिए कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि किसी बच्चे को कुछ सिखाने से पहले उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बच्चा खुद एक किताब है। और रूसो के इसी एक विचार ने, इसी दर्शन ने E.L. थॉर्नडाइक को प्रेरणा दी। थॉर्नडाइक ने इस विचार को एक वैज्ञानिक आधार दिया, इस पर काम किया और आज हम उन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे एक दार्शनिक विचार ने विज्ञान के एक पूरे नए क्षेत्र को जन्म दे दिया। चलिए अब आते हैं इस पूरे विषय के सबसे जरूरी हिस्से पर। दो ऐसे शब्द हैं, वृद्धि और विकास, जिन्हें हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए इस फर्क को आज हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। वृद्धि का मतलब है शरीर में होने वाले वो बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब ये क्वांटिटेटिव है। जैसे किसी की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा, ये सब वृद्धि है। और एक बहुत जरूरी बात, वृद्धि हमेशा नहीं होती, ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। अब ये एक बहुत बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हर तरह के बदलाव शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, विकास जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकता। ये टेबल इन दोनों के फर्क को और भी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं, वृद्धि सिर्फ क्वांटिटेटिव है, जिसे सीधे नापा जा सकता है, जबकि विकास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। इसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। वृद्धि सिर्फ शारीरिक है, पर विकास समग्र है। और जैसा मैंने कहा, वृद्धि सीमित समय के लिए है, जबकि विकास जीवन भर चलता है। सीधी सी बात है, किसी बच्चे का कद बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उसका साइकिल चलाना सीखना या नए दोस्त बनाना ये विकास है। इस बात को एक सच्ची घटना से समझते हैं, जो बहुत हैरान करने वाली है। एक 9 महीने के बच्चे ने एक ऐसी आवाज पहचान ली जिसे उसने कभी आमने सामने नहीं सुना था। पता है कैसे? क्योंकि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तो उसकी माँ उस वक्ता की क्लास सुना करती थी। अब सोचिए, ये कोई शारीरिक वृद्धि नहीं है, ये तो विकास है, पहचान और जुड़ाव का विकास, जो जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। तो अब जब हम वृद्धि और विकास के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये विकास इंसान की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर कैसे होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से इन 3 चरणों का अध्ययन करता है। पहला है शैशवावस्था, यानी जन्म से 2 साल तक। फिर आती है बाल्यावस्था, जो 3 से 12 साल तक चलती है। और उसके बाद आता है किशोरावस्था का तूफानी दौर, 12 से 18 साल तक। इन हर स्टेजेस में हमारी सीखने और सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। आपके सामने एक सवाल आएगा, जरा ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया चक्रीय यानी सर्कुलर है,
सर्कुलर का मतलब जो घूमकर वापस अपनी शुरुआत पर आ जाए। क्या वो वृद्धि है, विकास है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं? और सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, है ना? असल में वृद्धि एक सीधी रेखा में यानी लिनियर होती है, वो सिर्फ आगे बढ़ती है। और विकास स्पाइरल यानी सर्पिल होता है, एक स्प्रिंग की तरह। उसकी गति कभी तेज कभी धीमी हो सकती है, पर वो कभी पीछे नहीं जाता। आप शारीरिक या मानसिक रूप से कभी भी अपने पिछले पड़ाव पर वापस नहीं लौट सकते, इसलिए कोई भी प्रक्रिया चक्रीय नहीं है। और अंत में हम आपको रूसो के उसी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। अगर एक बच्चा सच में एक किताब है और विकास जिंदगी भर चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीखने की ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। किसी भी इंसान की किताब कभी पूरी नहीं होती, उसके पन्ने तो जिंदगी भर लिखे जाते रहते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना ही काफ़ी है, या फिर कुछ और भी चाहिए? और क्यों कुछ शिक्षक हमें हमेशा याद रह जाते हैं? वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो हमें समझते हैं। बिल्कुल। और शायद इसी के पीछे एक पूरा विज्ञान है। आज के हमारे सोर्सेस हमें उसी विज्ञान की दुनिया में ले जाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। हाँ, और ये सफ़र हमें ये समझने में मदद करेगा कि एक बच्चे के दिमाग को समझना सच में एक किताब पढ़ने जैसा क्यों है। तो आज हम इसी किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि भारत में इस सोच की जड़ें कहाँ से आईं। फिर हम समझेंगे कि साइकोलॉजी, जो मन की स्टडी है, वो सीधे सीधे क्लासरूम तक पहुंची कैसे। इसके बाद हम दो बहुत ज़रूरी शब्दों के बीच का फर्क जानेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास। और आखिर में हम इंसान के विकास की अलग अलग स्टेजेस पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। फ्रॉयड, युंग, स्किनर, ये सारे नाम वहीं से आते हैं। हाँ, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत में इसकी कहानी काफी पहले और बहुत अलग तरीके से शुरू हुई थी। अच्छा। बिल्कुल। सोर्सेज हमें कुछ अहम तारीखों पर ले जाते हैं, लेकिन इन तारीखों में अगर आप देखें तो एक पैटर्न छिपा है। एक पैटर्न? कैसा पैटर्न? देखिए, कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भारत का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खोला गया। अब ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का खुलना नहीं था, ये एक तरह का स्टेटमेंट था कि हम इंसान के मन को एक फॉर्मल एकेडमिक तरीके से पढ़ेंगे। और ये बस एक अकेली घटना नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक ईंटें रखी जा रही थी। एग्जैक्टली। आप पैटर्न देखिए, 1916 में डिपार्टमेंट खुला, कुछ ही साल बाद 1924 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई। अच्छा। इसका मतलब ये कि अब भारत के साइकोलॉजिस्ट्स के पास आपस में जुड़ने, बहस करने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। तो ये सिर्फ एक किताबी विषय नहीं था, बल्कि इसे एक असली प्रैक्टिकल, हाँ, एक विज्ञान बनाने की पूरी कोशिश हो रही थी। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। इकोसिस्टम सही शब्द है। और देखिए, 1928 में NN सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी की किताब सोशल साइकोलॉजी आती है। ये क्यों जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि भारतीय विचारक सिर्फ वेस्टर्न थियरीज को मतलब उन्हें बस कॉपी नहीं कर रहे थे। वो भारतीय समाज के हिसाब से अपनी ओरिजिनल सोच पेश कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये सारी संस्थाएं और किताबें तो ठीक हैं, पर क्या इसे सिर्फ एक सामाजिक विज्ञान माना जा रहा था, या फिर इसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एक हार्ड साइंस बनाने की भी कोशिश थी? मेरा मतलब, विज्ञान तो लैब के बिना अधूरा है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें 1954 में मिलता है, जब इलाहाबाद में साइकोलॉजी की पहली लैब स्थापित हुई। अच्छा, पहली लैब? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब साइकोलॉजिकल थ्योरीज को एक कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट किया जा सकता था, डेटा इकट्ठा किया जा सकता था। इसने इसे एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया होगा। दिया, और फिर 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने इस इकोसिस्टम को और भी मजबूत कर दिया। तो ये सिर्फ कुछ बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं, ये भारत में साइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पर स्थापित करने का एक सोचा समझा, लगातार चलने वाला प्रयास था। ये समझना कि साइकोलॉजी की भारत में इतनी मजबूत नींव है, हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर ले आता है। साइकोलॉजी तो मन की स्टडी है, ये सीधे क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग को कैसे प्रभावित करने लगी? मतलब, ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफर कुछ बहुत दूरदर्शी विचारकों की वजह से तय हुआ। सोर्स के मुताबिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक
एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। अच्छा, उनकी किताब का नाम ही एजुकेशनल साइकोलॉजी था, है ना? हाँ, उन्होंने पहली बार साइकोलॉजी के सिद्धांतों को, जैसे कि रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस, को सीधे सीधे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा। लेकिन थॉर्नडाइक के विचार भी कहीं से तो प्रेरित हुए होंगे। बिल्कुल, और यहाँ सोर्स हमें थॉर्नडाइक से भी बहुत पहले 1762 में ले जाता है, एक ऐसे विचारक के पास जो वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक दार्शनिक थे, जॉन जाक रूसो। रूसो? हाँ, रूसो ने अपनी किताब एमिल में एक क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा कि ज्ञान बाहर से थोपा नहीं जाता, व्यक्ति ज्ञान को अनुभूति से, मतलब महसूस करके, एक्सपीरियंस करके सीखता है। मतलब अगर सीखने का एक्सपीरियंस अच्छा है तो लर्निंग बेहतर होगी। बिल्कुल, और यही तो थॉर्नडाइक के मशहूर लॉ ऑफ इफेक्ट का आधार है। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा होता है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं। अगर बच्चे को सवाल हल करके अच्छा महसूस होता है तो वो और सवाल हल करना चाहेगा। रूसो ने इसकी नींव बहुत पहले रख दी थी। हाँ, और रूसो का एक बहुत ही मशहूर कथन भी है ना, कि बालक एक पुस्तक की तरह है, हाँ, जिसे शिक्षक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की क्लास में जहाँ 40 बच्चे हैं, क्या ये मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा आदर्श नहीं लगता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ये एक आदर्श ही है, लेकिन ये आदर्श दिशा दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बच्चे की पूरी जीवनी जाननी है। इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग अप्रोच वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकती। सही बात है। आपको ये समझना होगा कि आपकी क्लास में अलग अलग तरह के पाठक हैं। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके। और इसी सोच को आगे बढ़ाने में 2 और बड़े नामों का जिक्र आता है, जॉन डीवी और विलियम जेम्स। हाँ। 1900 के आसपास जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल एक छोटी सी कम्युनिटी की तरह होना चाहिए, जहां बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। और विलियम जेम्स? उनसे भी थोड़ा पहले 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नाम की एक पूरी किताब ही लिख दी। वो साइकोलॉजी को सीधे टीचर के हाथ में एक टूल की तरह दे रहे थे। तो रूसो के दर्शन से निकलकर, थॉर्नडाइक के विज्ञान से गुजरकर, ये विचार सीधा क्लासरूम तक पहुंच गया। तो ये सब समझने के बाद कि साइकोलॉजी क्लासरूम तक कैसे पहुंची, हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आना पड़ता है, जिसे शिक्षक हर रोज देखते हैं। एक बच्चे का बदलना। लेकिन क्या हर बदलाव एक जैसा होता है? हमारे सोर्सेज यहाँ वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। सोर्स इसे बहुत साफ करता है। ग्रोथ यानी वृद्धि पूरी तरह से शारीरिक है, फिजिकल चेंज, शरीर और उसके अंगों के आकार में होने वाला बदलाव। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे आप नाप सकते हैं। एक बच्चा 2 फीट से 5 फीट का हो गया, आप इंच टेप से नाप सकते हैं। उसका वजन 10 किलो से 40 किलो हो गया, आप वजन मशीन पर देख सकते हैं। ये सब ग्रोथ है। एग्जैक्टली। और ग्रोथ की एक और बहुत बड़ी पहचान है, ये हमेशा के लिए नहीं होती। ये एक तय समय, आमतौर पर किशोरावस्था के मध्य तक होती है और फिर रुक जाती है। सोर्स में एक मजेदार कल्पना भी है इसको लेकर, कि अगर ग्रोथ जीवन भर चलती रहती तो हम सब ताड़ के पेड़ जितने लंबे हो जाते और अपने घर की छत ऊंची करवानी पड़ती है हर कुछ साल में। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि ग्रोथ का रुकना कितना जरूरी है। अब आते हैं विकास यानी डेवलपमेंट पर। ये ग्रोथ से बहुत बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। पहली बात, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें कई पहलू एक साथ शामिल हैं। शारीरिक विकास मतलब चलना दौड़ना, मानसिक विकास मतलब सोचना तर्क करना, भाषाई विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। हाँ, ये सब डेवलपमेंट का हिस्सा है। और ये क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब सिर्फ रोकर अपनी बात कहता है, जिसे सोर्स में उआ उआ कहा गया है, वहां से लेकर जब वो साफ साफ वाक्य बोलकर अपनी जरूरतें और अपनी भावनाएं बताने लगता है, ये डेवलपमेंट है। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि आज इसने 300 ग्राम बेहतर बोला। आप उसकी भाषा की क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। तो ये क्वालिटेटिव चेंज है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ डेवलपमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एकदम सही।
और डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, ये कभी नहीं रुकता। सही बात है। हम 80 साल की उम्र में भी कोई नया स्किल सीख सकते हैं या चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। ये सब डेवलपमेंट है। सोर्स में 2 और बहुत दिलचस्प बातें हैं डेवलपमेंट के बारे में। एक कि ये एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड होता है। हाँ, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि विकास के सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? एक 18 साल के शरीर में 2 साल के बच्चे का दिमाग और भावनाएं, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो दुनिया को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाता है, जिससे उसका मानसिक विकास भी तेज होता है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो यह है कि विकास सीधा नहीं बल्कि वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल। ये सीधी रेखा में क्यों नहीं होता? क्योंकि सीखना और विकसित होना एक सीधी सपाट सड़क नहीं है। स्पाइरल का मतलब है कि विकास की गति कभी तेज होती है, कभी धीमे। हाँ, ये एक स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ता है। कोई उदाहरण है इसका? भाषा सीखने का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा शायद कुछ हफ्तों तक बहुत तेजी से नए नए शब्द सीखेगा, मम्मा, पापा, पानी। ये तेज गति का फेज है। बिल्कुल। फिर हो सकता है कि कुछ हफ्तों तक वो कोई नया शब्द ना सीखे, ऐसा लगेगा कि विकास रुक गया है। लेकिन वो रुका नहीं है। वो रुका नहीं है। उस दौरान उसका दिमाग उन सीखे हुए शब्दों को प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें वाक्यों में पिरोना सीख रहा होता है, और फिर अचानक एक दिन वो 2 शब्दों को जोड़कर बोलेगा, मम्मा पानी। अच्छा, तो विकास आगे बढ़ा, लेकिन एक ठहराव के बाद। वो पीछे नहीं गया, बल्कि आगे की छलांग के लिए तैयारी कर रहा था। यही स्पाइरल डेवलपमेंट है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन दिशा हमेशा आगे की ओर। तो इस सारी जानकारी का, ग्रोथ और डेवलपमेंट के इस फर्क का एक टीचर के लिए क्लासरूम में क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहीं पर विकास की अलग अलग अवस्थाओं को समझना काम आता है। क्योंकि हर अवस्था की अपनी जरूरतें, अपनी क्षमताएं और अपनी चुनौतियां होती हैं। तो कौन सी हैं ये मुख्य अवस्थाएं? सोर्स मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं की बात करता है। पहली है गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज, जन्म से पहले के 9 महीने। ठीक है। दूसरी है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक। तीसरी है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 3 से 12 साल तक, जिसे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बांटा जाता है। और चौथी? किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल तक। और हर स्टेज पर बच्चे का दुनिया को देखने और सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सीखना तो जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन सॉस इस धारणा को चुनौती देता है। हाँ, और एक बहुत ही दमदार वाक्य के साथ लेक्चरर बताती हैं कि एक कार्यक्रम में एक 9 महीने का बच्चा जो लगातार रो रहा था, उन्हें देखते ही एकदम शांत हो गया। अच्छा। और बस एकटक उन्हें घूरता रहा, सिर्फ उन्हें देखकर? हाँ। बच्चे का ऐसा रिएक्शन देखकर उन्होंने उसकी माँ से पूछा कि क्या बात है, और माँ का जवाब हैरान करने वाला था। माँ ने बताया कि जब वो गर्भवती थी तो वो इन्हीं की एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास ऑनलाइन अटेंड करती थी। अरे वाह! मतलब उस 9 महीने के बच्चे ने गर्भ में उस आवाज को सुना था, उसे पहचाना था, और जन्म के कई महीनों बाद भी उसे वो आवाज याद थी। तो कमाल है, वो आवाज उसके लिए एक जानी पहचानी सुरक्षित आवाज थी। एग्जैक्टली। और ये हर टीचर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या सबक? कि एक 5 साल का बच्चा जो अर्ली चाइल्डहुड में है, वो खेल खेल में कहानियों से और चीजों को छूकर सीखता है। आप उसे लेक्चर देकर नहीं सिखा सकते। सही बात है। वहीं एक 15 साल का किशोर जो किशोरावस्था में है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, तर्क और बहस से सीखता है। और अगर आप एक टीचर के तौर पर इन अवस्थाओं के मनोविज्ञान को नहीं समझते, तो आप सबसे अच्छा कंटेंट होने के बावजूद अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक ऐसी भाषा में बात कर रहे होंगे जो वो समझ ही नहीं सकता। तो आज हमने साइकोलॉजी की भारत में जड़ों से लेकर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारीक अंतर को समझा, और ये जाना कि रूसो सही कहते थे, एक बच्चे को समझना वाकई किताब पढ़ने जैसा है। हाँ, जिसकी हर अवस्था एक नया अध्याय है और हर अध्याय को पढ़ने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल। और अंत में हमारे लिसनर्स के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ने एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया कि विकास वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है, चक्रीय यानी सर्कुलर नहीं। मतलब हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, विकास हमें पीछे नहीं ले जाता। हाँ, हम वापस अपनी शुरुआती अवस्था में नहीं लौटते। कोई भी वयस्क वापस नवजात शिशु की तरह व्यवहार नहीं करने लगता। सही बात है, कम से कम सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में या बुढ़ापे में लोगों के व्यवहार या कौशल में गिरावट देखते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी याददाश्त खोने लगता है, या कोई बहुत ज्यादा दबाव में आकर बच्चों जैसी जिद करने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे?
अगर विकास हमेशा आगे बढ़ने का नाम है तो ये पीछे जाने जैसे पल क्या हैं? क्या ये डेवलपमेंट का उल्टा सफर है या उसकी विफलता है, या फिर कोई बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है जो विकास के नियमों से नहीं चलती? इस पर सोचिएगा जरूर।